नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सभी लोग आ जाइए एक बार। BC2 68 प्लस सेफ होगा। अंकित सिंह आप लोगों का हो जाएगा। 60 में फाइनल सिलेक्शन होगा जर्नल का। BC 66 प्लस सेफ होगा। जय हिंद सर। चलिए ममता जी जय हिंद। चलिए माया जी गुड इवनिंग। मुकेश जी जय हिंद। रोहित यादव ब्लॉक 70 प्लस कटअप जाएगा अनरिजर्व का। बिल्कुल भाई 70 प्लस ही जाएगा अनरिजर्व का। तो चलिए एक बार सभी लोग आ जाइए। अभी हम बताते हैं। तो देखिए हम तो ये कह नहीं सकते कि हाँ वही होगा जो मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ एक जो अनुमानतः एक अनुमान लगाया गया कि कटअप कितनी जाएगी। अब तक जितने लोगों का मार्क्स नोट किया गया, देखा गया, अब तक जितने भी बच्चों ने अपना अपना मार्क्स भेजा उनके हिसाब से एक अनुमानतः मार्क बता रहे हैं। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज BPSC 9th 2023 फिजिकल एजुकेशन के विषय में आज हम बात करेंगे बिहार के कटअप के विषय में कि इसकी कटअप कितनी जाएगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की। पेपर एनालिसिस हम करेंगे कि पेपर आया कहां से था, और मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा था आप लोगों से। बार बार एक ही चीज जो मैं कह रहा था हुआ वही। क्वेश्चन उठाया वहीं से और कहीं से नहीं उठाया। आप जाके बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो किन क्वेश्चंस पर पड़ेगी क्वेरीज, मतलब किन क्वेश्चन के लिए आप डाल सकते हो, ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। उन सारी चीजों के विषय में हम बताएंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें बिहार के कटअप के विषय में कि कटअप क्या होगी। तो अगर मैं कटअप बताऊं आप लोगों से तो कैटेगरी की बात करते हैं। यह मेल की बात है। किसकी बात है? मेल की। तो देखिए यहां पे +3 हो सकता है। कहने का मतलब कुछ 3-4 नंबर आगे 3-4 नंबर पीछे भी हो सकता है। एकदम एग्जैक्ट कटअप नहीं हो सकता। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि कल के दिन क्लिप काट के और ये करना कि आपने ये कहा था, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो कृपया करके ऐसे लोगों को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, इसीलिए +-3 कर दिया हूं। तो याद रखिएगा 3 से 4 नंबर +- हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से जर्नल के अगर कटअप की मैं बात करूं और पेपर की बात करें तो पेपर टफ नहीं था। पेपर इजी टू मॉडरेट था, मतलब पेपर इजी था और मॉडरेट था। उसमें जो 5वां ऑप्शन, आयोग ने यह कहा था कि हम 4 ही ऑप्शन देंगे, लेकिन उसने लास्ट में ले आके 5 ऑप्शन दे दिया। पहली गलती तो आयोग की यह थी कि वो कहता कुछ था करता कुछ था। दूसरी बात कि अब यह हुआ कि अब मेरिट कितना जाएगी, कितना जा सकती है। तो एक अनुमानतः जैसा कि लोगों का मार्क देखा गया तो ये अगर मैं बात करूं तो 75। जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल में सीटें होंगी कम, अदर स्टेट के भी बच्चे होंगे। जर्नल में क्या होगा? अदर स्टेट के भी बच्चे होंगे। जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो यहीं पे वैरी करेंगे। बाकी इधर की अगर मैं बात करूं तो ये केवल और केवल बिहार वालों के लिए है, क्योंकि इसमें जो भी बिहार के बच्चे हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। बाकी जर्नल वाले जितने भी जनरल वाले हैं सब यहीं आएंगे, वो चाहे किसी भी अदर स्टेट का किसी भी कास्ट के हों। अदर स्टेट के हैं अगर वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जर्नल है, EWS और कुछ भी होंगे वो यहीं पे वैरी करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो जर्नल में कितना 75 से 80, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें से 3-4 नंबर पीछे आ सकते हो और 3-4 नंबर आगे भी हो सकता है। तो ये आप अपने से एक देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन आपका सब कराया हुआ था। आप जाके देख लोगे तो सारे क्वेश्चन मैंने कराया था। आगे क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, आगे दिखाएंगे क्वेश्चन कहां से आया है बाई ऑप्शन सहित आपको। ठीक, EWS की बात करें तो वही ये 5 नंबर इससे डाउन होता है, 65 से 70, वही +3-4 नंबर आगे पीछे होगा। OBC की बात करें तो OBC जो है 62 से 67, मान लो कि 62 से 67 तक रहेगा, वही 3-4 नंबर, वही 60 प्लस या उतना भी हम मान सकते हैं। तो ये भी क्या होगा? +-3 ही रहेगा। EBC, वहां पे एक कैटेगरी होती है EBC। तो EBC की अगर मैं बात करूं तो उसका भी 60 से 65 यही मान के चलिए, क्योंकि ये EWS और OBC इन दोनों की कैटेगरी ज्यादातर आप देखोगे ज्यादातर एग्जामों में इनका सेम रहता है। ज्यादातर एग्जामों में इनका सेम ही होता है, आप देखोगे उठा के। तो अगर मैं EBC की बात करूं कि EBC में क्या होगा तो 50 से 55, क्या 50 से 55। और ST की अगर मैं बात करूं तो ST के बच्चे भी कम होते हैं। तो ये तो मान लीजिए कि ये तो 40 प्लस रहेगा,
या मान लो 45 प्लस हम भी कह सकते हैं कि ये 45 प्लस हो सकता है, या 48 से 50 हम कह सकते हैं। तो मतलब 45 प्लस ही होगा 45 तक। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो 60 के एबव, 60% के एबव रहेगा। अगर आप देखोगे तो 60% के एबव रहेगा, ये मत सोचिएगा, ठीक है ना। ठीक। रवि श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग। बाबू किशन नमस्ते। अभी हैकर जी नमस्ते। संतोष चौधरी यूपी वाले का सबका हो जाएगा, बिहार वाले का नहीं होगा। ऐसा नहीं है संतोष जी, बिहार में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, एसटी का बता दिया सर कि जितना होगा 45 प्लस है, तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान के चलिए। लेकिन ये मैं क्या बताया हूं, प्लस 3-4 नंबर आगे पीछे। अब बात आती है महिलाओं की, कि महिलाओं की कट ऑफ कितनी होगी, क्या होगी। तो महिलाओं की कैटेगरी की बात करें, ये कैटेगरी है, ये कट ऑफ है। तो वहां की जो महिलाएं हैं, जो अदर स्टेट की महिलाएं, वो किसी भी कास्ट की होंगी, वो जर्नल में ही काउंट होंगी, याद रखिएगा। किसी भी स्टेट, किसी भी मतलब कैटेगरी की होंगी, वो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर वो अदर स्टेट गई हैं तो वहां पे जनरल में ही काउंट होंगी, याद रखें। तो उनका भी वही होगा, 55 से 60 मान लो, 3-4 नंबर आगे पीछे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 52 से 55, बीसी की बात करें तो 50 से 55, यही स्थिति रहेगी, इससे ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं होगा। एससी की बात करें तो ये भी 45 से 47, और एसटी की बात करें तो 40 प्लस। ये आपकी महिलाओं की स्थिति है, क्योंकि महिलाओं में भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन क्यों है। अब किस कारण से इतना मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है कि पहली बात तो जर्नल की मेरिट क्यों ज्यादा, क्योंकि वहां पे सीटें हैं कम। बाकी सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, बाकी सब्जेक्ट में सीटें हैं ज्यादा, आप में क्या है, आप में सीटें हैं कम। सीटें कम कहने का मतलब कि केवल 556 सीटें हैं, जिनमें से आपको कितना सीट मिलना है जनरल वालों को, और उसमें भी अदर स्टेट रहेंगे और वहां के भी बच्चे रहेंगे। तो इस वजह से, और पाने वाले तो कुछ लोग 80 प्लस भी बता रहे हैं, कुछ लोग आपका 90 प्लस भी बता रहे हैं, कुछ तो 100 पार। और जो 100 पार कह देना कि मेरा 100 पार है, वो मान लेना वो झूठ बोल रहा है। पहले ही मान लेना कि वो झूठ बोल रहा है, एकदम 100% झूठ बोल रहा है, जो यह कह दे मेरा 100 प्लस है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि पेपर आया कहां से था। तो ये तो क्वेश्चंस हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए ये था क्वेश्चन, 600 यार्ड रन वॉक इज कंडक्टेड टू टेस्ट स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। सेम यही क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, और उसने मान लिया था एक से अधिक आंसर। क्यों माना था एक से अधिक आंसर, सुनो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका देखो क्या दिया, दिस रन वॉक हेल्प्स टू टेस्ट द स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल। मतलब स्टेमिना की बात करता है, और वहां पे ऑप्शन में एंडोरेंस तो था ही, एक और दिया था स्टेमिना। तो स्टेमिना और इंडोरेंस दोनों की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सब ने आंसर इसका एंडोरेंस किया होगा, और लोग बोले मेरे पास फोन आया कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया कि एंडोरेंस होगा, लेकिन उसको स्टेमिना मान के उसने आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर उसने क्या दिया था, एक से अधिक दे दिया था। दूसरा देखो, हु नोन एज फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का। तो विलियम वुंट को देखो, ऑप्शन सही था। अब फ्लेक्सर, फ्लेक्सर क्या होती है, डिक्रीजेस द एंगल एट जॉइंट, यही इसका आंसर होता है, और यही क्वेश्चन पूछा था। सोमैटोटाइप इज द, देखो, मेथड फॉर द डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन फिजिक, और यही ऑप्शन में था कि यह क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, ह्यूमन फिजिक का अध्ययन करता है। तो ये देख रहे हो, और मैं जिस समय स्टेट का मैंने पेपर एनालिसिस कराया था, उसी समय कहा था एनसीईआरटी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पीछे का क्वेश्चन हूबहू वही रखेगा, और वही हुआ देख लो, वही हुआ देख लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है संतोष जी, यूपी वाले 80 प्लस बहुत ज्यादा नहीं है। प्रवीण जी, ऐप पे क्लास होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ऐप पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई अब, ठीक। बिहार का पेपर खत्म हो गया है, अब ऐप पे ही क्लास होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था आपको, टेस्ट फॉर 600 मीटर, ये हो गया आपका।
WHR इज कैलकुलेटेड। WHR क्या कैलकुलेट करता है, और इसको मैंने कराया था क्या कि आपका जो कमर का नितंब का क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग, और उसके ऊपर जो नाभि के पास का भाग होता है सब चौड़ा, दोनों को क्या गया भाग दिया जाता है, और इनमें मल्टीप्लाई और एडिंग है, तो ये नहीं होता। फिर यह सोमेटोटाइज मैटर ऑफ द डिक्रीजिंग, देखो क्या होता है, ह्यूमन फिजिक्स इसका आंसर है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA, यह भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक। ये क्वेश्चन द प्रोफेशनल हु वर्क अलोंग विद CWSN, हाँ, पेरेंट्स, टीचर्स, अदर स्कूल पर्सनल एंड द मेंबर ऑफ द सेम, यही क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर क्या, द काउंसलर, ठीक। यही सेम क्वेश्चन हूबहू पूछ लिया था, इसीलिए मैं क्वेश्चन ले आया। देखो टिक द क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकनिंग द एक्सेस बॉडी फैट। देखो बॉडी फैट, अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज है सर कि बॉडी फैट को इसने BMI क्यों, बॉडी मास इंडेक्स क्यों माना है। मैंने ये ऑप्शन सहित यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी था, मैंने बताया था जल में ये हाइड्रोस्टैटिक वेट कैसे किया जाता है, और मैंने आपको और अगर मैं बात करूं बॉडी मास इंडेक्स की, इसने क्यों नहीं माना है और इस पे क्यों नहीं आप वो कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसके माध्यम से आप ये नहीं बता सकते हो कि किसी इंसान के अंदर कितना फैट है। बॉडी मास इंडेक्स से यह पता चल सकता है कि इसकी शरीर कैसी है, शरीर संरचना की बात करता है। क्या करता है यह शरीर संरचना की बात करता है, इसलिए बॉडी मास इंडेक्स हम इसमें नहीं मानते हैं, याद रखना। फिर क्या कर रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द खेलो इंडिया। खेलो इंडिया 16-17 कई बार इस क्वेश्चन को मैंने जब खेलो इंडिया यूथ गेम पढ़ाया था उसमें मैं सारा चीज डिस्क्राइब किया था। खेलो इंडिया की स्थापना कब हुई, पहला खेलो इंडिया कब हुआ, खेलो इंडिया का मतलब कि उसमें कितने जो आपके क्या है मूल्य है, और वह भी पूछा था हाउ मेनी वर्टिकल आर देयर इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम, और यही क्वेश्चन पूछा था 12, ठीक। उसके बाद द फुटबॉल टूर्नामेंट प्लेड ऑन नॉकआउट बेसिस, यह भी क्वेश्चन पूछा था, इसका क्या होगा। अब देखो इसमें तो अगर आप जाते तो लीग और लीग दोनों में लगा है, तो लीग ऐसे भी काट सकते थे, केवल और केवल संतोष ट्रॉफी, इसका आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन ये हैं, अ कंपटीशन प्लेड विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नोन एज, मैंने कितनी बार इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के विषय में बताया है, कितनी बार मैंने बताया है कि इंट्राम्यूरल क्या है, इंट्राम्यूरल से क्या क्या चीजें होती हैं, इससे क्या क्या बच्चों में विकास होता है, यह सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, ठीक है ना। ज्योति मेहता जी सर मेरा 83 आया है, अगर आपका 83 आया है तो आप कंफर्म रहे, मिठाई बांट दें आज ही कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसीलिए कहता हूं सिर्फ और सिर्फ आप किस पे नहीं डिपेंड रहेंगे, आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे ना ये गलत भी क्वेश्चन उन्हीं के हुए जो सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड थे, थ्योरी नहीं पढ़े थे। थ्योरी अगर पढ़े होते तो वो सारी चीजें कर ले जाते, क्योंकि थ्योरी में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, और जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो बाई हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। चलो ये क्या है, इन एडिशन रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स, अब इसमें जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स था कि एमपीएड है, एमपीएड के विषय में पूछा था, उसके बाद में पीएचडी के विषय में पूछा था, उसके बाद में क्या दिया था, एमफिल के विषय में पूछ लिया था कि एमफिल है, और कुछ एक दिया था, हाँ पीडीएफ दिया था कि इसमें पीडीएफ है, ठीक। तो अब देखो इसमें देखो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कौन कौन सा होता है, इन एडिशन रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स सच एज अ मास्टर ऑफ फिलॉसफी, एमफिल, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, पीडीएफ प्रोग्राम। अब आप कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब एमफिल को समाप्त कर दिया है तो इस पे हम वो डाल सकते हैं, कहां से डाल सकते हो, एक से अधिक आंसर माना है, अगर आप एमफिल को भी बाहर कर दोगे तो भी तो दो ऑप्शन रहेंगे, पीएचडी और क्या, पीएचडी और पीडीएफ, ये दो ऑप्शन तो उसमें बचेंगे ही बचेंगे, तो इसमें भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक, उसमें आप नहीं कर सकते हो, ठीक। सुमित पांडे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 74 हो जाएगा भाई, हो जाएगा मेरे भाई। संजू यादव साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप लोगों के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, परेशान मत रहना, ये आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर मेरा 49 आया है माया कुमारी, केवल और केवल टोटल 49 आया है, टोटल 49 आया। थोड़ा सा राम का नाम लीजिए, क्योंकि आप अदर स्टेट से अगर होगे तो वहां पे, तो ये मैंने क्वेश्चन दिखाया तो इस तरीके से है,
अब चलो मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आए थे, इनका आंसर, तो आंसर आप सब जानते हो। जिन पे क्योरीज पढ़ेंगे उनको भी देख लेंगे और इन क्वेश्चनों के विषय में थोड़ा सा देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था, यहां पे देखो थंबनेल में ही एक चीज है कि एमआरएस में क्या होगा इसका फायदा। अब देखो इसका फायदा, जो लोग एमआरएस का पेपर है, जिन लोगों का एमआरएस का पेपर है, वो लोग अगर बिहार का भी पेपर दिए हैं तो उनको पैनिक नहीं होना है। उनको क्या नहीं करना है, उनको पैनिक नहीं होना है, उनको परेशान नहीं होना है किसी भी एंगल से, किसी भी प्रकार से। उनको किसी भी प्रकार से कोई एंगल से पैनिक नहीं हो रहा है, ठीक ठीक है ना। चलिए ठीक तो किसी भी एंगल से पैनिक नहीं होना है। अब इसका फायदा आपको एमआरएस में कैसे मिलेगा, अब आप समझ जाओ। किसी भी एग्जाम का जो मेन बेस है, मूल जो भौतिक तैयारी है, वो क्या है, वह है एनसीईआरटी। आज से जान लो एनसीईआरटी को। सबसे पहले आप लोग पूछते हो ना कौन सी बुक पढ़नी है, किस राइटर की बुक पढ़ें, तो सबसे पहले मेरे भाई एनसीईआरटी पढ़ना सीख लो। दूसरी बात कि केवल हिंदी में ही आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना सीख लो, क्योंकि इंग्लिश जब आप पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़, क्योंकि उसमें इतना टफ हिंदी नहीं होता कि आप समझ ना पाओ। और आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आप इसके बाद मैं हरियाणा का भी पेपर ले आऊंगा, हरियाणा टेट जो हुआ है उसका भी पेपर ले आऊंगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा, उसमें भी कैसे मॉडरेट किया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन कहीं से कोई भी टफ नहीं था, सिर्फ इसका एक थोड़ा सा उसने क्या किया था, उसने एक से अधिक आंसर और इनमें से कोई नहीं, यही दो ऑप्शन बढ़ाया, और इसी से बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए, बहुत लोग कंफ्यूज हुए। जो टीचर थे वो भी कंफ्यूज हुए, जो बच्चे थे वो भी कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज हुए। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अब याद रखना कि ऐसे ही पढ़ना है, क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप समझ सकते हो कि जब बीपीएससी ऐसा पेपर बना सकता है, बीपीएससी मतलब समझ रहे हो ना, जो कि लोक सेवा आयोग होता है, एक आयोग है जो कि पीसीएस कराता है, अगर वो ऐसा पेपर बना सकता है, ऐसा पेपर बनाता है, तो बाकी तो इससे लो ही बनाएंगे ना। तो इसलिए याद रखना, इसका फायदा आपको एमआरएस में मिलेगा। केबीएस एनबीएस का जो लोग एमआरएस तैयारी करे, वो केबीएस एनबीएस का प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व कर जाओ, अब भी बोल रहे हैं। चलो तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला कहा था एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, क्या है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक में से अधिक। तो बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन सुमित पांडे जी, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, कैटेगरी वाइज प्रेडिक्शन शुरू में ही कर दिया। और एनसीईआरटी की कोई राइटर की बुक नहीं आती, जो ऑथेंटिक चलती है, जो ऑथेंटिक रूप से चलती है, आप उस बुक को उठाइए। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था, इस वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया इतनी जल्दी, क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी में राइटर मत उठाओ, बोल रहे हैं बार बार। एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी की बुक मांगो, जो आपकी एनसीईआरटी चलाती है, राष्ट्रीय अनुसंधान। ठीक, एक सेकंड पानी पी लेते हैं तब तक हम। चलिए तो हम बात करते हैं इसकी, जो आपका क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो ये, तो अगर आप देखोगे तो क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका क्या होता है, आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में शोध उन्मुख पाठ्यक्रम कौन सा है, एमफिल, शारीरिक शिक्षा में पीएचडी, शारीरिक शिक्षा में पीडीएफ,
एफ होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को अभी मैंने दिखाया, इसका आंसर भी दिखा दिया कि क्या होगा, पीएचडी और आपका पीडीएफ ये दोनों होता है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ का फुल फॉर्म भी मैंने दिखा दिया, और ये जो एमफिल है, क्या एमफिल है, यह अब बंद हो चुका है, अब यह नहीं होता है। तो ये दोनों है, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त में एक से अधिक होगा आंसर। किसी संस्था की दीवारों के भीतर खेली जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता, अंतर जिला प्रतियोगिता, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैंने आपको बताया था इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है। इंट्राम्यूरल वह होता है जो एक शहर दीवारी के अंदर होता है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, इंट्रा मतलब अंदर, म्यूरल मतलब दीवार होता है। म्यूरल मतलब क्या होता है, दीवार होता है। मैंने आपको बताया था एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, जो क्या होता है, दीवार से बाहर, जहां पे कई और स्कूल के लोग शामिल होते हैं। इसके विषय में मैंने आपको यह भी बताया था कि इससे जो छात्र हैं उनके अंदर किन किन चीजों का विकास होता है, भाईचारे का, आपका सहायता का, हेल्पिंग की भावना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग, इसके अलावा अगर बात करूं तो उनके अंदर एक निर्णायक क्षमता का गुण विकसित होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे गुण इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा इंट्राम्यूरल के द्वारा विकसित होता है। तो इंट्रा मतलब अंदर और म्यूरल मतलब दीवार, जो दीवार के अंदर हो, तो इसका अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इंट्राम्यूरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया, तो इसका भी अभी मैंने आंसर बता दिया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है 2017-18 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और ये पेपर से पहले ही मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट आधार पर खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है, संतोष ट्रॉफी, हीरो लीग, इंडियन सुपर लीग। तो आप सब जानते हो लीग लगा है, तो यह होगा नहीं संतोष ट्रॉफी, इसका कोई बताने का कोई औचित्य है नहीं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो खेलो इंडिया क्षेत्र में कितने कार्य क्षेत्र हैं, 12 कार्य क्षेत्र हैं, वह मैंने आपको बताया था। सारी चीजें कि मैदान का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को क्या करना, छांटना, ये सारी चीजें मैंने बताया था। क्या उसके साथ ही साथ क्या कि प्रोग्राम को कराना, प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, बहुत सारी चीजें थी। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको क्या करना, उनको जो है क्या कहते हैं, उनको 5 लाख रुपया सालाना देना। इसके अलावा ग्रास रूट टैलेंट, इसका मेन मोटिव क्या है, ग्रास रूट टैलेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 12 कार्य क्षेत्र है, आप सब जानते हो। नया ओलंपिक आदर्श वाक्य अब लैटिन में किस प्रकार पढ़ाया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बताया था मेरे भाई कि इसे क्या कहते हैं। जो मैंने ओलंपिक वाला टॉपिक दिवाली के पहले, जब दिवाली थी, दिवाली के दिन ही पढ़ाया था, जाके देखो ना ओलंपिक वाला कि क्या था, CTS, LTS, 40S कम्युनिटीज का मतलब क्या होता है, साथ साथ होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। हाँ, इसको किसने दिया, किसने इसका इजाद किया, कब इसको लागू किया गया, सारी बातें मैंने बताई थी, एक भी चीज छोड़ी नहीं थी। तो क्या होगा, CTS, LTS, 40S और कम्युनिटर। तो ये मान के चलो यहाँ पे 40S जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 40S लिख लेना, CTS, LTS, कम्युनिटर और 40S, ठीक। तो यही मान लेना आंसर। तो मतलब उसमें आप देख लेना, इसमें जो टाइप है उसका। बैरन पियरे डी कुर्बर्टीन को किसके पिता के रूप में माना जाता है, प्राचीन ओलंपिक खेल के, आधुनिक ओलंपिक खेल के, प्राचीन आधुनिक ओलंपिक खेल के, पियरे पी कुर्बर्टीन। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। ओलंपिक को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, कितनी बार कहा था कि ओलंपिक जो आपके ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक को पढ़ लेना, जो भी विशेष ओलंपिक है उसके विषय में पढ़ लेना, जो भी आपका पैरा ओलंपिक है उसके विषय में पढ़ लेना। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। पैरा ओलंपिक के विषय में मैंने अलग वीडियो बनाई, पब्लिकली वीडियो बनाई थी, जाके देख सकते हो, अब भी पड़ी हुई है। एशियन गेम में, विशेष ओलंपिक, इन सबके विषय में मैंने बनाया था। और वही हुआ, क्या हुआ, पियरे डी कुर्बर्टीन को किसके पिता के रूप में माना जाता है, तो आप सब जानते हो आधुनिक ओलंपिक खेल के पिता के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित। मैंने आपको एक ओपन नाम की, और आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें भी यही कराया था। ओपन को मैंने बताया था क्या, ओलंपिक गेम
पाइथियन गेम, इथियन गेम और नेमियन गेम। और मैंने एक चीज और बताया था, ओलंपिक गेम क्या, किसकी याद में? जीसस की याद में। तो वही क्वेश्चन जाके आप देख लेना, इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया इन सारी चीजों को। ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरन पीरी डी कुर्बटी, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार मेरे भाई मैंने बताया था, जाके देखो। वही मैं कह रहा हूं, एक लेक्चर केवल अगर आप दीपावली के पहले एक लेक्चर देख लिए होते, कितने लेक्चर? सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर देख लिए होते, दीपावली में आप न बिजी होते, सिर्फ 1.5 घंटा और 1 घंटा मैंने क्लास ली थी, अगर वो लेक्चर आप देख लिए होते तो 5 से 6 क्वेश्चन एक ही लेक्चर में आपके आ जाते। जाके देखो, मैंने बताया था 1913 में इसका निर्माण हुआ था, 14 में क्या हुआ? फहराया गया, आधिकारिक रूप से 1920 के ओलंपिक में फहराया गया। मैंने बताया था शपथ और ध्वज दोनों साथ में 1920 में। यह सारी चीजें जाके देखोगे तो मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक। पूरन कुमार जर्नल 60 एनी चांस यूपी से हैं भैया, ऊपर वाले के नाम लो, हो सकता है हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना? यूपी से हैं, ऊपर वाले का नाम ले, मेरिट कम जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड कथअप आपको भी, क्योंकि देखो सब चाहते हैं मेरा हो, और सब लोग यही चाहता है कि वही कटअप बताई जाए जिसके अंदर वह हो, ठीक है ना मेरे भाई? तो वही चीजें हैं। अभी कुछ लोग तो इस पे कमेंट करेंगे, अरे कुछ नहीं आता, ये बहुत ज्यादा बता दिए, इतने में ही हो जाएगा, लेकिन हकीकत जो है उसको कोई टाल नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है ना? तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किससे बनता है? यह भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, और यह ओलंपिक स्वर्ण पदक वाली बात अगर मैं बताऊं ना, तो यह ओलंपिक स्वर्ण पदक वाली क्वेश्चन पता है किसमें आया था? राजस्थान 3rd ग्रेड में आया था। उसमें यह पूछा था कि ओलंपिक पदक में स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है, सोने की मात्रा कितनी होती है, सिर्फ इतना पूछा था। मैंने यह भी बताया था कि पहली बार पूर्ण रूपेण ओलंपिक में किसमें सोने का गोल्ड मेडल दिया गया, मतलब पूर्ण गोल्ड था वो, और वही आखिरी बार था। यह भी याद करो सारी चीजों को। हाँ चलो, तो क्या होगा? सॉरी 6 ग्राम होता है, 5 नहीं 6 ग्राम, केवल 6 ग्राम भी याद रखते होते ना तब भी होगा। 6 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ कम से कम 92 से 5% तक क्या होता है? चांदी होता है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सब जानते हो, एजी नोरान। कितनी बार बताया था मेरे भाई, वही कहा ना, एक ओलंपिक छोटा सा टॉपिक सिर्फ 1.5 घंटे तुम मुझे दे दिए होते तो आज 6 से 7 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही ही, 8-10 क्वेश्चन तो यहीं से सही हो जाते मेरे भैया। केवल इतना ही टाइम दे दिए होते। मैं बातें नहीं करता हूं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप लोग बार बार बोल रहे थे ना मैराथन करवा दीजिए, मैं क्या बोल रहा था? उतना ही पढ़ लो, बहुत है। तुमको पढ़ने की जरूरत होती है, इसीलिए कहता हूं एक क्वेश्चन करो तो उसके चारों तरफ नाच जाओ, 360 डिग्री घूम जाओ। जब 360 डिग्री घूम जाओगे ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बदलेगा भी अगली बार, तो तुम कर ले जाओगे। तो क्या होगा? आईओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा, आप सब जानते हो। एजी नोरान क्या थे? महासचिव थे। सब बातें बताई थी, नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं कराया था। 13 नंबर क्वेश्चन, योग का अर्थ मनुष्य में निम्नलिखित में से पहलुओं का एकीकरण है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में उसने क्या माना है? अब देखो इस क्वेश्चन के योग का मतलब ही क्या होता है? यूज। इसमें कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर इसका आंसर जो है बौद्धिक और आध्यात्मिक होगा, और इस क्वेश्चन पे हम क्या डालना चाहते हैं? हम इस क्वेश्चन पे हम डालना चाहते हैं आपका क्या कहते हैं, वो क्योरी डालना चाहते हैं। लेकिन बात बताएं आपको, तो बौद्धिक और आध्यात्मिक ये तो है ही, लेकिन मानसिक भी तो है, मानसिक भी तो होता है, तो यह भी हो जाएगा ऑप्शन, यह भी ऑप्शन हो जाएगा। और शारीरिक की बात करें तो अगर इसको ना भी लोगे तब भी यह होगा, लेकिन शारीरिक भी हो, क्योंकि आप योग से क्या करते हो? योग के माध्यम से आप आत्मा से परमात्मा का मिलन करते हो, और आत्मा से परमात्मा का मिलन क्या कब होगा? जब आप क्या करोगे? जब इन तीनों का एकीकरण कर लोगे। इन तीनों का एकीकरण होगा तभी होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा मेरे भाई। उपयुक्त में से क्या होगा? 1 से अधिक होगा, ठीक है ना? चलो आगे चलें। जीवन शैली से संबंधित बीमारी है
मोटापा और मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं होगा उनको परेशान नहीं होना। यूपी टीजीटी है आपके सामने, यूपी टीजीटी में एकदम फोकस कर दो, एकदम एकदम ये मान के चलो कि यूपी टीजीटी अब की बार मेरे ही लिए है। अगर अगला बंदा बिहार में चला गया तो यूपी टीजीटी की सीट मेरी, और उसमें एकदम ईमानदारी के साथ मेहनत करो, फोकस करके मेहनत करो, अपनी कमियों को पकड़ो कि कहां रह गई कमी। तुम अपनी कमियों को नहीं पकड़ते हो, पेपर देते हो, बाद में डिमोलाइज होकर बैठ जाते हो। मैं बार बार कहता हूं तैयारी करते रहो, बैठो मत तब तक जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हितेंद्र कुमार स्वामी जी, जय हिंद। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। मोटापा और मधुमेह बिल्कुल है, यह जीवन शैली से है। अस्थमा यह भी है। उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द यह, और यह तीनों चीजें आपको मैंने योगा में पढ़ाया था। यह तीनों मैंने योगा में पढ़ाया था और आपको बताया था कि इनको दूर करने के लिए योगा में कौन कौन से आसन किए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बताया था मेरे भाई, और क्या क्या पढ़ना है यह भी बताया था, याद करो। ठीक, चलो 15 नंबर, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? योगा का जब आप चैप्टर देखोगे ना, साफ साफ बता दिए हैं 21 जून को। नियमित रूप से आसन करने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? अब इसको क्या करोगे भाई? लचीलेपन में वृद्धि बिल्कुल होती है, पेट की ताकत में सुधार होता है, बेहतर फोकस होगा, यहां फीकस लिख दिया है, वह फोकस होगा तो बेहतर फोकस भी होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? हां मेरे भाई, असली क्वेश्चन यह है, इस पे क्योरी पड़ सकती है, इस पे क्योरी पड़ सकती है या नहीं भी। देखो, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योरी पड़ सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पड़ सकती। अब देखो, अष्टांग योग नहीं है, अगर नहीं है की बात करें तो यह भी नहीं है, नौली भी नहीं है, नेति भी नहीं है, धोती भी नहीं है, यह तीनों नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? उपयुक्त में से तीनों। तो उपयुक्त में से तीनों नहीं है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है, यह आंसर। और अगर तीनों नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है, तो हम यह भी कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, यह भी है। तो इस पे या तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो या तो वो क्वेश्चन हटा देगा, या तो ये क्वेश्चन क्या होगा, या तो ये क्वेश्चन का वो कॉमन नंबर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो भाई यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब नहीं है, एक से अधिक नहीं है, मतलब यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, यह भी सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, यह भी सही बात है कि ऊपर वाले में से क्यों नहीं है। हाँ, तो ये तो ऑप्शन मिस्टेक है, यहां पे ऑप्शन मिस्टेक है मेरे भाई, इस पे आप लगा सकते हो। ठीक, कौन है भाई? निहार रंजन साहू, बिल्कुल यूपी टीजीटी में हर स्टेट अलाउ है। बिल्कुल अलाउ है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मांसपेशियों के लगातार कमजोर होने और बर्बाद होने के से चिन्ही के वंशानुगत स्थिति को कहा जाता है ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मैंने बताया था ट्रॉफी, आपका एट्रॉफी क्या होता है, डिस्ट्रॉफी क्या होता है, किसी भी चीज का क्या होना, कमजोर होना, किसी भी चीज का कमजोर होना या बर्बाद होना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सेरिब्रल पाल्सी जो होती है यह वंशानुगत होती, यह वंशानुगत नहीं होती, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो यह क्या होती है, यह ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, यह अगर बात करें तो मस्कुलर ट्रॉफी, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, जाके वीडियो देखना, यह भी करा के रखा है मैंने। हाँ, पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, स्टेट की जब तैयारी करा थे तभी मैं इनके विषय में बता दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या होगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक, इस पे क्योरी वोरी नहीं पड़ेगी, जो लोग कह रहे हैं ना कि इस पे पढ़ सकती है ऑब्जेक्शन, तो इस पे नहीं पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में APENS का वर्ण रूप क्या है? APENS क्या है?
ENS का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या कह रहा है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक, अमेरिकी शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक, एशियाई शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एडॉप्टेशन की बात करता है, फॉर एडॉप्टेशन की बात करता है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक। ठीक, चलो 1968 में पहला विशेष ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था? मैंने आपको बताया था कि ना तो पेरिस में हुआ है, ना वाशिंगटन में हुआ है, न न्यूयॉर्क में हुआ है। और किसकी बात कर रहा है? विशेष ओलंपिक की। और जाके देख लो विशेष ओलंपिक पढ़ाया है कि नहीं। ओलंपिक, विशेष ओलंपिक, विशेष ओलंपिक भारत, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, मैंने सबके विषय में बकायदा उसकी हिस्ट्री को पढ़ाया है। डेल्फी गेम, इन सबके विषय में हिस्ट्री पढ़ाया है। और जाके आप देख लो, बाय पॉइंट लिखवाया है। और दीपावली के समय ही लिखवाया है, दीपावली के दिन तक मैं क्लास लिया हूं। अगर मैं पढ़ा सकता हूं और तुम नहीं पढ़ सकते हो तो ये आपकी गलती है। आपको तो दीपावली मनाना है, दशहरे भी मनाना है, तो ठीक है, लेकिन अब ये गलती मत करना मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो, गति में आत्मा, स्पिरिट इन मोशन, यह भी ओलंपिक वाला है। किससे होगा? तो याद रखना, पैरा ओलंपिक्स पढ़ाया था। चलो, वह पेशेवर, और यह क्वेश्चन तो मैंने कराया भी है, स्पिरिट इन मोशन को मैंने कराया भी है, 2-3 बार कराया था। और यह भी बताया था स्पिरिट इन मोशन पहले क्या था इसका, स्पिरिट इन मोशन का के पहले इसका क्या था। और मैंने कहा भी था यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलो, वह पेशेवर जो CWSN माता पिता शिक्षकों अन्य स्कूल कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें समुदाय के प्रभावी सदस्य बनाने में मदद करता है, तो इसका मैंने आपको बताया परामर्श दाता होता है। और परामर्श दाता के विषय में, मैं काउंसलर के विषय में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था आप लोगों को। इसका तो मैंने आपको वो भी दिखाया, साक्ष्य भी, कि क्वेश्चन कैसे था, कहां से था। तो साक्ष्य तो मेरे सारे क्वेश्चन के लिए हैं, इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन सबका मेरे पास साक्ष्य है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि क्या ऑब्जेक्शन पढ़ने के बहुत कम चांसेस हैं, एक ही 2 क्वेश्चन है जिस पर पढ़ सकता है। जैसे मैंने वो वाला अष्टांग योग वाला बता दिया। 23 की बात कर लूं, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का एक घटक है? सहन शक्ति है, सतर्कता है, ताकत है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सब जानते हो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस यह दोनों होता है, लेकिन सतर्कता नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे? सहन शक्ति और ताकत, ये दोनों है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। याद करो, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट बताया था, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट बताया था, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट बताया था। याद करो वेलनेस टॉपिक, वाह, याद करो फिजिकल फिटनेस टॉपिक, याद करो स्पोर्ट ट्रेनिंग का टॉपिक, सब पढ़ाया था। कुछ भी ऐसा नहीं था, ये नहीं कह सकते कि सर आपने पढ़ाया था और आया नहीं। और ये भी नहीं कि मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया हो, यहां खड़े होके आपके सामने सारे लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे थे, सबको पढ़ाया था मेरे भाई। ठीक है ना? तो इसमें गलती किसकी? आपकी। अब मुझे आप गाली नहीं दे सकते हो कि मास्टरवा कछु नहीं पढ़ाया, आया नहीं मास्टरवा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था। तो मास्टरवा सब ने पढ़ाया, बच्चवा नहीं पढ़ा, समस्या यहां आ गई। ठीक, हृदय सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? याद करो, क्या कूपर 12 मिनट मैंने बताया था, 12 मिनट जो भी है, 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट कूपर टेस्ट, 12 मिनट क्या आपका पैदल चाल, जो भी है सब मैंने बताया था। किससे संबंधित है? हृदय सहन शक्ति से संबंधित है मेरे भाई। टेस्ट मेजरमेंट का वीडियो उठा के देख लियो। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में वसा का आकलन करने की तकनीकी नहीं है? त्वचा की तह की मोटाई, बॉडी मास इंडेक्स, हाइड्रोस्टेटिक वजन। तो इसमें सब है, बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, बीएमआई नहीं है। बीएमआई नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? बीएमआई नहीं है। मोहम्मद आरिफ फास्ट कराओ थोड़ा। अब क्या भैया रफ्तार बना दें रेल? हाँ, चलो देखो,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण हो सकता है? इस क्वेश्चन पे आप क्योरी डाल सकते हो, लेकिन इसका ऑथेंटिक अभी तक प्रूफ कहीं नहीं मिल पाया है। डालोगे भी तो किस पर डालोगे? क्योंकि अगर इस पे आप डालते भी हो तो वो उठा के दे देगा भाई समाज पे भी आपका नियंत्रण है, आप समाज को बदल सकते हो। तो इस वजह से, क्योंकि जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण हो, अधिकतम ये वर्ड की वजह से आप डाल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो होता है वह होता है स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली पे। इस पर नियंत्रण हो सकता है लेकिन अधिकतम नियंत्रण नहीं हो सकता है। इस पे तो नियंत्रण क्या हो सकता है? इस पर नियंत्रण आपका किसी भी प्रकार का चलता ही नहीं आनुवांशिकता और उन पे। तो इसका आंसर बच्चों ने ए लगाया है और इस पे आप डालने को डाल सकते हैं, लेकिन इस पे उन्होंने इसका आंसर क्या माना है? उपयुक्त में से उपयुक्त से एक से अधिक, क्या एक से अधिक, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे आप डाल सकते हो, लेकिन इसका वो मानेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो समाज और संस्कृति को भी यह कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति भी आपसे है, आपकी जीवन शैली है, आप लोगों की जीवन शैली है, आप उसे चाहो तो बदल सकते हो। बस इस वजह से ये रुक सकता है, बाकी नहीं रुक सकता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? गति, संतुलन, समन्वय। तो जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है? किसको? शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है। तो आप जानते हो ना, कहा जाता है 3 चीजें कम खाओ। क्या क्या क्या? चीनी, नमक और तेल। ये 3 चीजों पे आप क्या करोगे? रोक लगाओगे। और यही जो नमक होता है ना, यही नमक आपको क्या करता है? कहता है ना आयोडीन नमक बुद्धि का वर्धक। तो बुद्धि शक्ति वर्धक जो होता है आयोडीन युक्त नमक, तो यही आपका क्या होगा? आयोडीन होगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? मैंने कई बार इस क्वेश्चन को कराया है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा रखा है, आप जाके वहां भी देख सकते हो, वहां पे भी मैंने बताया है। अरे मेरे भाई राजीव सिंह जी, 5 ऑप्शन है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मानता हूं आपकी, मैं 100% आपकी बातों से मैं 100% सेटिस्फाइड हूं कि उसने 5 ऑप्शन दिया जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ। यह बात मैं 100% मानता हूं। यही तो आयोग की चाल है मेरे भाई। पेपर क्या हो रहा है? पेपर वही रहेगा, सिर्फ वो इसी तरीके से मॉडरेट करेगा। आपको उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर आपने पढ़ा है तो वो 1 से अधिक दे दे, और चाहे कोई नहीं दे दे, और चाहे 5 ठो डाल दे। इसीलिए तो कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पकड़ो भाई मेरे। क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना सही है, लेकिन जब क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। इसीलिए तो कहता हूं बेसिक क्लियर करो, इसीलिए तो कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो मेरे भाई। क्यों कहता हूं एनसीईआरटी? कोई टीचर नहीं कहता एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई भी टीचर मैंने नहीं सुना कि कहा हो कि एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं खुलेआम यहां खड़े होकर बोला हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। कई बार तो मेरे पास फोन आ गए, क्या चाहते हैं सर, धंधा बंद करा देंगे? हमने कहा देखिए बच्चों के लिए कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो वही बात है, ठीक समझे? तो इसका क्या होगा? अमीनो अम्ल होगा। WHR की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो यह भी मैंने बता दिया, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि क्या होता है इसमें? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। सोमैटोटाइप किसका वर्णन? अब देखो इस क्वेश्चन पे भी कुछ बच्चे डाउट है कि सर सोमैटोटाइप जो कह रहा है यह व्यवहार की बात करता है, लेकिन अगर सोमैटोटाइप की मैं बात करूं, मोहम्मद आरिफ सर, आपने फिजिकल एजुकेशन में क्या कर रखा है? भाई कुछ नहीं किया हूं, अंगूठा छाप आदमी हूं, अंगूठा छाप हूं, ठीक है ना मेरे मित्र? अंगूठा छाप हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता जाता। 0 ये हूं, ये शून्य, यही शून्य हूं मैं, ठीक। आपको समझ में आता है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं 0 बताया ना, 0 बड़ा सन्नाटा हूं, यही हूं, ठीक। चलो
सोमैटोटाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण, कितनी बार मैंने बताया कि सोमैटोटाइप क्या होता है, किसके अनुसार होता है, व्यक्ति मोटा होना, ये सब मतलब किसके अनुसार, फिजिक के अनुसार। अगर आप देखोगे जुंग ने डिवाइड किया, फिर उसके बाद में आप देखोगे स्लेल्डर ने डिवाइड किया, आप देखोगे किसने, स्पेंसर ने डिवाइड किया, आप देखोगे किसने, आप देखोगे तो क्रेस्मर ने डिवाइड किया। तो ये जो लोग, हिप्पोक्रेटस ने भी डिवाइड किया। तो ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए हुए थे, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके अनुसार, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हिप्पोक्रेटस ने किसके अनुसार किया था, तो वो रक्त के अनुसार, रक्त की उपस्थिति के अनुसार किया था उन्होंने। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आपका जो ये सोमैटोटाइप है यह किसने किया था, तो क्या बताओगे, सोमैटोटाइप किसने किया था, क्रेस्मर या सेल्डन? अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ। यह भी क्वेश्चन बना सकता था, या आने वाले एग्जाम में बना सकता है। तो उन्होंने किसके अनुसार बनाया था, उन्होंने शरीर की संरचना के अनुसार, सीधे सीधे लिखा होता है, क्योंकि सोमैटो का ही मतलब होता है शरीर की संरचना। कि शरीर की संरचना कैसा होता है, मैंने पहले ही बताया था कि व्यक्तित्व कैसे वर्गीकृत किया गया है, मुखौटे के अनुसार। कि हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ ही होता है मुखौटा। तो मतलब जैसा दिखोगे वैसा ही कहे जाओगे। तो जैसा दिखोगे मतलब क्या दिखाएगा, आपका शरीर दिखाएगा। तो जायज सी बात है, मानव व्यवहार नहीं, मानव शरीर, ह्यूमन फिजिक्स के विषय की बात करता है। 600 मीटर दौड़ पैदल परीक्षण का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन मॉडरेट है मेरे भाई, यह क्वेश्चन मॉडरेट है। अब देखो इसका इन्होंने आंसर क्या माना है, सहन शक्ति और धैर्य। ये दो चीजें इन्होंने मान रखी हैं, क्योंकि धैर्य, स्टेमिना नामक वर्ड कहीं आप जल्दी देखोगे नहीं। स्टेमिना नहीं, आप सिर्फ एंडोरेंस पढ़े होगे कि इसका मतलब क्या होता है, एंडोरेंस। और इसी में इसने क्या कर दिया है, धैर्य भी दे दिया है। क्या दे दिया है, धैर्य दे दिया है, स्टेमिना दे दिया है। तो स्टेमिना भी तो वही होता है, आपकी सहनशीलता। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, उसने आपके दिमाग के साथ खेला है। यह क्वेश्चन नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, उसने दिमाग लगाया है। तो इसमें दिमाग लगा दिया है, बाकी और कुछ नहीं। और ये ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। और जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आप लोगों ने 600 मीटर दौड़ पैदल परीक्षण, जब भी आपने पढ़ा होगा 50 मीटर स्प्रिंटर, ये सारी चीजें किसके लिए होता है, तो स्पीड के लिए। लेकिन जब भी आपने क्या किया, 600 मीटर दौड़, ये सारी चीजें, तो ये सब आपने एंडोरेंस के लिए पढ़ा होगा। लेकिन इसने दिमाग खेल के यहां क्या कर दिया, स्टेमिना कर दिया, धैर्य दे दिया। और स्टेमिना को ही धैर्य बोलते हैं, बस यही है। ठीक है ना। किंग कमरान, वेरी नाइस सर, थैंक यू। चलिए कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कर रखा है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी हृदय सहन शक्ति मापने की विधि नहीं है? किसकी बात कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात कर रहा है। मापने की विधि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की बात कर रहा है। तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस आप किससे नापते हो? पुशअप से तो मापते नहीं, ट्रेडमिल टेस्ट, बिल्कुल आप ट्रेडमिल जानते ही हो, और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इन दोनों से आप नापते हो। टडल प्लस, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। तो इन दोनों से ही नापते हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना। चलो 34 नंबर, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आमाशय आपको इस तरीके से बनाया था, और मैंने आपको बताया था इससे यहाँ पे ये मैंने आपको डिवाइड भी किया था इसमें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो HCl, इसमें अगर एड्रेनलिन, आप सब जानते हो कहां से एड्रेनलिन निकलता है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स होता कहां है, आप जानते हो ना, कहां होता है, किडनी के ऊपर जो आपकी ग्रंथि होती है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, वहां से निकलता है दूध वाला, जो दूध का श्रावण करता है, ऑक्सीटोसिन। तो जाहिर सी बात, एक ही बचा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे राजा। चलो 35 नंबर, मस्तिष्क मेरुद्रव क्या प्राथमिक कार्य क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन है। क्या हम कह सकते हैं, गुड क्वेश्चन। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। अब तक कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया उसने पूछा, भले ही मस्तिष्क मेरुद्रव का ही पूछा था। इसने यहां से पूछा
हाँ, तो और यहाँ पे इसको भी मैं पढ़ा दूंगा, आप लोगों को परेशान मत होना, अगला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक, तो एक अच्छा क्वेश्चन, तो मस्तिष्क की रक्षा तो करता ही है, जायज सी बात है, आप सब जानते हो। आसपास के ऊतकों को पोषक तत्व प्रदान करना, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि नहीं होता है, लेकिन यह करता है, यह उनको क्या करता है, उनको देता है। साथ ही साथ जो भी आपका क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उनको भी हटाने का काम करता है। तो ये तीनों काम है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा मेरे भाई। इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, एक से अधिक, और यही आयोग ने आंसर मान रखा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अब मॉडरेट होने की। अब देखो, इस क्वेश्चन को कुछ लोग गलत कर दिए हैं, लेकिन उनका गलत करना गलत है, क्योंकि इसको मैंने बताया था ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो मैंने आपको बताया था, यही सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडल बदल गया था कि ऊपर जाने पे रक्त की मात्रा क्यों बढ़ जाती है। तो मैंने बताया था ऊपर जाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो होता है क्या, रक्तदाब जो होता है वो कम होता है। O2 की क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। इस वजह से तो ऑक्सीजन का क्या होता है, आंशिक दबाव के कारण, कभी भी आप ऊपर जाओगे ना तो वायु का दाब क्या होगा, कम होगा, और जब कम होगा आंशिक दबाव क्या होगा, ऑक्सीजन का जो मात्रा हो वो कम होगी, उसका दबाव कम होगा, तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करोगे, आपकी ब्रीदिंग जो होगी जल्दी जल्दी होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट आपका जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा और ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होगा, इस वजह से। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। मैं मोहम्मद कामरान चंदौली यूपी से हूँ, वर्तमान समय में DAV पब्लिक स्कूल सासाराम रोहतास बिहार में शारीरिक शिक्षक हूँ। आपकी यूट्यूब की क्लास मुझे बेहद पसंद है, शर्किन को अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं। कोई बात नहीं किंग जी, कमरान जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, यूपी टेट वोट कुछ नहीं क्वालिफाई चाहिए यूपी TGT के लिए, ठीक है ना, यही है। चलो, केवल और केवल आप BPED MPED हो। 37 नंबर, फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। यह भी क्वेश्चन देखो, एक लाजवाब, एक बढ़िया क्वेश्चन, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, गुड क्वेश्चन कह सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि इसने ऑप्शन दिया और बच्चे कंफ्यूज हुए। बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए, वो थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टर्नम, यहां पे स्टर्नम है, तो ये जो स्टर्नम है, तो देखो अब इसमें बच्चे सिर्फ पसली का पिंजर, ये तो आंसर समझ गए, लेकिन रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम क्यों होगा, आप ये नहीं समझ पाए। देखो क्यों, स्टर्नम आगे होता है जिसे टाई बोन बोलते हैं, ये जो पसली आती है। अब बच्चे सिर्फ ये सोचो कि भाई इसी की वजह से केवल यही सामने होता है, यही सुरक्षा करता है, और जाहिर सी बात है ज्यादातर यही पढ़े होंगे। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं जब ये स्टर्नम ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसी में तो आके रिब्स जुड़ती हैं, तो रिब्स जुड़ेंगी कहां, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो भी जाते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि यहां पे इसने जो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दिया था ना, इसने बहुत जान ली है बच्चों की, यह बहुत खतरनाक है और इसने बहुत बच्चों की जान ली है थोड़ा सा। सिर्फ क्यों, क्योंकि ये उपयुक्त में से एक से, बल्कि ये उपयुक्त में से कोई नहीं होता तो सही था, लेकिन ये, और आयोग ने आपके साथ सीधे सीधे धोखा दिया है। मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब की बार 4 ऑप्शन होंगे, और उसने उठा के 5 ऑप्शन वाला दे दिया। यही समस्या थी और आप 4 ऑप्शन पे रह गए। ठीक, समस्याएं यही हैं। और अगर मैं बात करूं तो स्टर्नम भी होता है और रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, उससे भी अटैच होता है, तो वह भी क्या करती है, लंग्स को क्या करती है, सुरक्षा ही प्रदान करती है। तो जायज सी बात है, हम क्या कहेंगे, मेन ये दोनों तो होंगे ही, और इसे भी हम मान लेंगे, तो उपयुक्त में से अधिक, चाहे इन दोनों को मानो चाहे इनको मानो। तो ये है, ये थोड़ा खतरनाक टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, और बिहार BPSC है, इसका बहुत पुराना मसला है। इंटरकोस्टल मांसपेशी किससे जुड़ी होती है, मैंने कई बार बताया है। इंटरकोस्टल मांसपेशी जो होती है, ये थोरिक्स वाला भाग जो होता है ऊपर साइड, और ये इंटरकोस्टल मांसपेशी, तो मांसपेशियां किससे जुड़ी होंगी। अब डायफॉर्म की बात करें तो डायफॉर्म तो खुद ही एक मांसपेशी है मेरे भाई। पेट की बात करें तो यह भी एक मांसपेशी है, लेकिन अगर पसली की बात करें तो यह किससे जुड़ी होगी, पसली से। इसमें सोचने की क्या बात थी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ चीजें रखा ही नहीं है सोचने साचने का। एक फ्लेक्सर मांसपेशी होती है, इस भी क्वेश्चन को मैंने देखा है कि फ्लेक्सर मांसपेशी क्या होती है, एक अंग का विस्तार करती है। ठीक, चलो विस्तार तो नहीं करती, क्योंकि अब उसे क्या करती है, फ्लेक्स करती है।
एक अंग को मध्य रेखा की ओर ले जाती है, मैंने बताया था मध्य रेखा की ओर ले आना, ऐड करना और दूर लेना। अब और ऐड दो वर्ड मैंने बताए थे। अब एडेक्शन, एडेक्शन किनेसियोलॉजी पढ़ाया था पूरा, जाके देख लेना। ठीक, तो क्या करता है, जोड़ के कोण को क्या करता है, कम करता है मेरे भाई। मानव या गैर मानव शरीर की गतिविधियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मैंने बताया था किनेसियोलॉजी में पहले ही कि जो भी होता है उसे क्या कहते हैं, किनेसियोलॉजी कहते हैं। गतियों की बात जब भी आता है तो उसे हम किनेसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी तो देखिए ये है, आगे बात करते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। तो जिस एथलीट के पैर की मांसपेशियों में धीमी गति से हिलने वाली मांसपेशी फाइबर का प्रभुत्व अधिक होता है, उसके बनने की संभावना अधिक होती है। याद करो मेरे भाई, मस्कुलर सिस्टम पूरा पढ़ाया था। मस्कुलर सिस्टम याद करो, वो क्लास याद करो मस्कुलर सिस्टम की, जिसमें सब कुछ बताया था मेरे भाई। जिसमें मैंने बताया था कि मांसपेशियों के रेशों के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर। और इसमें क्या कह रहा है, क्या होता है, तो जिसमें धीमी गति से हिलने या संकुचित होने वाला होता है, तो जो धीमी गति से होता है उसके अंदर क्या होती है, सहनशीलता होती है। तो वह क्या होगा, तेज धावक नहीं होगा, लंबी छलांग नहीं होगा, ऊंची छलांग नहीं होगा, तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति होगी। याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त वायु क्षेत्र में प्रक्षेपित किसी वस्तु की पर्थ कहलाती है। इस क्वेश्चन पे भी कुछ लोग ये कह रहे थे सर क्या इस पे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं इसको ट्रैजेक्टरी पाथ कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो ट्रैजेक्टरी पाथ मतलब प्रक्षेपित, इस पथ को बोलते हैं, इस पूरे पथ का नाम ट्रैजेक्टरी पाथ है। लेकिन यह किसका निर्माण करता है, मैंने यह भी बताया था। दो चीजें, अगर यह यहां पे है तो क्या होगा, ट्रैजेक्टरी। अगर यह सेंटर पे आ गया तो क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो मैंने बताया था यह क्या होगा, पैराबोला का निर्माण करता है। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था, किनेसियोलॉजी की वीडियो जाके देख लेना। यार कुछ तो मेहनत करो तुम, मेरी क्लास ना भी लिए होते ना, एप्लीकेशन पे ना भी जुड़े होते ना मेरे भाई, केवल मेरी सिर्फ पूरी वीडियो देख ली होती, जितना मैंने पढ़ाया था ना, सबका हो जाता यार, सबका। मतलब सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरिट तो आप उठा ही सकते थे, मेरिट तो आप धड़ल्ले से उठा सकते थे। 43 नंबर, किस लिगामेंट को कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है? तो बताओ क्या होगा। बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा। मैं पानी पी लूं तब तक। क्या होगा? तो इसका आंसर नंबर सी होगा, ठीक है ना। श्वास थोड़ा अस्वस्थ चल रहा है, बोलने पे ज्यादा हंसी आने लग रही है। चलो 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। टखने के जोड़ पर पैर को आगे की ओर, ऊपर की ओर ले जाना क्या कहलाता है? क्या बता रहा है? टखने की मैंने बताया था, डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब दूर ले जाना, मतलब ऊपर की ओर कर लो, मतलब ऐसे है फ्लेक्स, और ये क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन। तो टखने के जोड़ पर पैर को आगे की ओर और ऊपर, ये पैर है इसको ऐसे करना, क्या कहलाता है आपका? डॉर्सिफ्लेक्शन। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। एक एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करता है, वह किस गति से दौड़ता है? तो आप सब जानते हो, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय,
टोटल दूरी कितना है 100 मीटर है बटा 10 सेकेंड, 10×100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर यही किलोमीटर में दिया होता और यह मीटर में दिया होता तो क्या करते तुम? जब किलोमीटर में दिया होता और उसे मीटर में बनाना होता तो तुम क्या करते? किलोमीटर है और मीटर में बनाना है तो बता देना क्या करोगे। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ। अब देखो, भावना और प्रेरणा दोनों शब्द किस समान लैटिन मूल से आए हैं? हलचल। अब देखो, भावना और प्रेरणा, अगर मैं इसकी बात करूं तो मोटिवेशन पढ़ाया था, और ये तो मोटिवेशन खैर मैं इसमें नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी मोटिवेशन मैंने बताया था कि मूवर शब्द से आया। किससे? मूवर शब्द से आया है। तो याद रखिएगा, जो मूवर शब्द है उससे ही क्या आया है? भावना और आपका क्या? प्रेरणा। ठीक, अगले क्वेश्चन की, एक प्रेरित व्यवहार किस ओर निर्देशित होता है? प्रेरित व्यवहार, आपका जो व्यवहार होता है वह किसकी ओर होता है? स्थिति और वस्तु की ओर नहीं होता, लक्ष्य की ओर निर्धारित होता है। आप सब जानते हो, आपको मैंने बताया लक्ष्य की ओर। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी मैं बताया था, और मैं आपको कितनी बार बताया था मेरे भाई। कुछ लोग ये बताते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसको कहते हैं? सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को, हाँ, ये होगा जेबी, ये जे होगा, ये होगा जेबी वाटसन। तो कुछ लोग यहां दिमाग लगा दिए, क्योंकि व्यवहार, जेबी वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेबी वाटसन, वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक, वाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद हम प्रयोगवाद से ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विलियम वुंड को, क्योंकि विलियम वुंड को हम क्या कहते हैं? इन्हें याद रखना है आज से जो भी कहना कि मनोविश्लेषणवाद को कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड को, इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का मैंने बच्चों को समझाया था, ठीक है ना? जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है ना? और उनको मैं ये पूरा साइकोलॉजी में आपसे पूछ के जो टॉपिक नहीं क्लियर थे सारे टॉपिक मैंने इसीलिए एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर कराया था। ठीक, विलियम वुंड को क्या कहा जाता है? याद रखो, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। क्या? आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है मेरे भाई, आज से याद रखना। मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? प्रयोगवाद। ठीक, चलो 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस चरण में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है? बचपन में। क्या है यहां पे? ये है बचपन में। और ये तो सेम क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आपका, तो जानते हो सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को जब मैं कराया था और मैं बताया था कि शैशवावस्था होता है। क्या होता है? शैशवावस्था। तो आप लोग परेशान थे कि यह शैशवावस्था नहीं होगा, लेकिन ठीक है ना? अनुपम कुमारी जी मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा। जोगेंद्र कुमार जी जय हिंद। गुरु जी बिल्कुल। भरत सिंह जी, स्वास्थ्य सही नहीं था, इसी वजह से तो क्लास भी नहीं हो पा रही थी। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है ना? आज तो बोल पा रहे हैं, नहीं 2-4 दिन तो ये स्थिति थी कि एकदम मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यही माना है, क्योंकि ये शैशवावस्था में सबसे ज्यादा बच्चे का क्या होता है? ग्रोथ होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना? इसमें से बचपन किशोरावस्था नहीं होगा, याद रखना। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था से संबंधित समस्या नहीं है? मादक द्रव्यों का सेवन, यह तो है, यह है। असामाजिक व्यवहार, यह भी है। लेकिन खाने का व्यवहार अगर मैं बात करूं तो यह नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यह नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या मान रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या मान रखा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या मान रखा है, देख लीजिएगा। क्योंकि मादक द्रव्यों का सेवन, यह तो किशोरावस्था से संबंधित समस्या है, बिल्कुल है मेरे भाई। असामाजिक व्यवहार, यह भी है। लेकिन खाने का विकार, यह किशोरावस्था से संबंधित है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं है खाने का विकार, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर शायद उन्होंने कुछ दूसरा माना है, तो इस पर भी आप क्या कर सकते हो? अगर दूसरा माना होगा तो इस पे आप क्या लगा सकते हो? आप इस पे जो है थ्योरी लगा सकते हो, मतलब इस पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हो आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे, एक सफल खिलाड़ी, एक सफल
खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। लक्ष्य, एक सफल खिलाड़ी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या शामिल है? वर्कआउट की योजना, साल भर फिटनेस बनाए रखना। तो जायज सी बात है, वर्कआउट की योजना होती है, लक्ष्य भी होता है, ये दोनों होते ही होते हैं। साल भर फिटनेस बनाए रखना, यह भी भाई जायज सी बात है, क्योंकि अगर आप फिटनेस नहीं बनाओगे तो वो कोई वो नहीं होगा। तो भाई फिटनेस भी बनाए रखना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और यही इसका आंसर माना था उन्होंने, तो इसमें सोचने की ज्यादा बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बोरियत से बचाने के लिए प्रशिक्षण के तरीकों को बदलें ताकि प्रशिक्षण सत्र के दौरान पठार तक न पहुंचे। पठार क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्या हो, जब अधिगम्य का जो ग्राफ है वह एक समय के बाद स्ट्रेट चलने लगे, न ऊपर हो न नीचे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम्य का पठार कहते हैं, ट्रेनिंग का पठार कहते हैं, उसी को हम कुछ भी कहते हैं। ठीक, तो उसी की बात तो तक न पहुंचे, यह निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो यहां पे क्या करता है? यहां पे क्या कह रहा है? तरीकों को बदलने की बात कर रहा है। मतलब क्या करना चाहिए? वैरायटी की बात कर रहा है, विविधता की बात कर रहा है। विशिष्टता या स्पेसिफिक क्या होता है? किसी को स्पेशली अलग से किसी को ट्रेनिंग दें। और अवधि मतलब समय, आप सब जानते हो। तो ये सब के विषय में पीरियडाइजेशन, मैंने इनके विषय में आप जब स्पोर्ट ट्रेनिंग का जो भी मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया है और मैंने बताया है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग से के सिद्धांत से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो यही घुमा के पूछा है मेरे भाई, और नहीं किया है कुछ। चलो 53 नंबर, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण, एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना कहलाती है। अवधिकरण, विशिष्टता, आवृत्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना कहलाती है। व्यवस्थित योजना क्या कहलाती है? तो आप सब जानते हो कि क्या बनाया जाता है? आपका अवधिकरण, पीरियडाइजेशन, मीसो, मैक्रो और मैक्रो, 3 चक्र, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक, संतोष चौधरी जी बिहार से 40 प्लस है सर, एससी का कोई चांस? एससी है, अगर 40 प्लस है तो उम्मीद बन सकती है। वही चीज है ना, कबड्डी स्किल। ईटिंग डिसऑर्डर एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ, एनसीईआरटी में मेंशन जरूर है, लेकिन जरूर इसी वजह से तो मैं बता रहा हूं। हाँ, कबड्डी स्किल अभिनव, हाँ वो एनसीईआरटी में, हाँ वो मैं आपकी बात मानता हूं। एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में तो वो मेंशन किया है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर भी उसने मेंशन किया है, ये बात मैं आपकी मानता हूं। लेकिन यहां पे आप कुछ किताबें अगर देखोगे, ऑथेंटिक कुछ किताबें हैं जिनमें नहीं है, केवल एनसीईआरटी के अलावा। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी पहले ही प्रीफर मान लिया है तो आप उसको नहीं होगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को आप देख लेना थोड़ा सा। मैंने क्या कहा? इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने क्या कहा? देख लेना है आप लोग, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट है। एनसीईआरटी ने मान रखा है, लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप उसको देख लेना। ठीक है ना? ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि देख लेना एक बार, मैंने बता दिया था, इसीलिए क्योंकि उस क्वेश्चन को मुझे लग रहा था। चलो, वार्मिंग अप क्यों किया जाता है? वार्मिंग अप क्यों किया जाता है? तो जायज सी बात है, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति, बिल्कुल जायज सी बात है। चयापचय दर को कम करने के लिए, शरीर में गर्मी पैदा करने के, बिल्कुल जायज सी बात है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम सही है, एग्जैक्ट है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल बात सही है। चलो आगे क्वेश्चन बात करें। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, मैंने आपको पूरा डोपिंग ही पढ़ा रखा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। 1999, और इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, वाडा नाडा याद करो, 2 पत्ती, इस तरीके से जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ये लोगो, तो उसी में बताया था। ठीक है ना मेरे भाई, सब कुछ बताया था। फेयर प्ले, ट्रू प्ले, सब कुछ। जन्म से बच्चे के मोटर विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? भोजन और पोषण होता है, मोटापा होता है, आनुवांशिक। तो जन्म से बात करेंगे तो यह आनुवांशिक होता है, क्योंकि आनुवांशिकी अगर मैं बात करूं तो आनुवांशिक जो बच्चा होता है, वह आनुवांशिक रूप से क्या होता है? आनुवांशिक रूप से वह क्या होता है? जन्म से ही। तो इसकी बात तो कोई है ही नहीं। तो यह आनुवांशिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ये यही होगा। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? अब इसका आयोग ने क्या आंसर माना है, एक बार आप लोग देख लेना। आयोग ने इसका क्या आंसर मान रखा है? ठीक, आयोग ने क्या आंसर मान रखा है, आप लोग एक बार इसको देख लेना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काइफोसिस एक आसानी विकृति है जिसे आमतौर पर जाना, मैंने आपको बताया था
काइफोसिस को क्या कहते हैं? हंचबैक कहते हैं, कुबड़पन कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताया था, बार बार कहा था इसे पढ़ लेना, ठीक। और यह भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। 58 नंबर, 65 वर्ष से अधिक उत्तर प्रदेश के अधिक उम्र होगा मेरे उम्र के वयस्कों में उच्च तीव्रता पर गतिविधि की न्यूनतम अवधि प्रति सप्ताह होनी चाहिए। तो प्रति सप्ताह कितनी होनी चाहिए? 75 मिनट होनी चाहिए। यही इन्होंने, क्योंकि 75 से 150, 75 से 150 होनी चाहिए, तो यही इन्होंने 75 मान रखा है। शायद कितना मान रखा है? शायद इन्होंने 75 ही माना है, ठीक। कितना माना है? 75 ही मान रखा है, तो यही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया? तो महिलाओं ने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया। यह भी उसी से है, मैंने इसको भी बताया था। 60 नंबर क्या है? साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता? इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि जो भी कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, इन सब के विषय में पढ़ लेना कृपया करके। कहा भी था 2012 लंदन ओलंपिक में, कुछ लोग 2008 में चले गए थे, ठीक है ना। तो सानिया नेहवाल किस सन में थी? 2012 में थी, तो आप सब जानते ही हो। कुछ लोग इसमें 2000। ऑफर्ड का पूर्ण रूप क्या है? टेस्ट मेजरमेंट पढ़ो, अमेरिकन अलायंस, मैंने इसको बताया था। क्या होगा? शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और नृत्य के लिए अमेरिकी गठबंधन। तो इसका सीधे सीधे होगा अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिग्रेशन एंड क्या होगा? डांसिंग, इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें ऑप्शन शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा, इस ऑप्शन को आप लोग काट लेंगे। इसका सीधे सीधे होगा अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन एंड क्या होगा? डांसिंग, ये इसका फुल फॉर्म होगा। आप जाके इसको देख लेना। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हमको समझ में आ रहा है, ठीक। चलो, आंशिक क्या है? आंशिक कर्ल किसका परीक्षण करता है? 1 मिनट आप सब करते रहिए, ठीक है ना, बताइए। अच्छा चलो, आंशिक कर्ल किसका परीक्षण है? पैर की ताकत और सहनशक्ति का, पैट की ताकत और सहनशक्ति का, चपलता और गति का। कभी कभी मेरा टाइपिस्ट भी क्या ले लेता है? थोड़ा बहुत ले लेता है, लिटिल लिटिल, इसकी वजह से, ठीक। विनोद सिंह कुशवाहा, अनरिजर्व में 74 क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? हाँ उम्मीद है भैया, विनोद जी है, बिल्कुल उम्मीद है। अनिल कुमार बिहार से 50 है सर बीसी में क्वेश्चन। हाँ 50 है, तो थोड़ा बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन कि ऊपर वाले से करिए कि बस ज्यादा ना मेरिट जाए। सर 45 है, ईबीसी में रिजल्ट बनेगा। सुमन कुमारी जी आपका 45 है, तो इसमें उम्मीद थोड़ा कम लग रही है, लेकिन फिलहाल अब ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक है ना, हो सकता है इतना ही जाए, ठीक। चलिए, तो आंशिक कर्ल अब किसका परीक्षण करता है? तो आंशिक कर्ल अब की बात करें तो पेट की ताकत और सहनशक्ति की बात करता है। चलो, मेडिसिन बॉल फेंक में लड़कियों के लिए मेडिसिन बॉल का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम होता है, ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, VO2 क्या? VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? वजन, लिंग, आयु। तो अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में बच्चों ने यह सोचा होगा कि VO2 मैक्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो वहां पे इसका वजन, लिंग और आयु, इन सबका संबंध रखा है, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा मेरे भाई। इन सब पे डिपेंड करता है VO2 मैक्स, ठीक। यह भी क्वेश्चन बहुत लोगों का इसीलिए गलत हुआ है। ये जो उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, ये बहुत हानिकारक चीज बना दिया है। वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट कौन था? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? बिल्कुल नहीं है। बैरोमीटर फिटनेस टेस्ट? बिल्कुल नहीं है। सामान्य मोटर फिटनेस टेस्ट? तो नहीं होता, क्योंकि इनका क्या होता है? इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ये मोटर फिटनेस टेस्ट नहीं होता। इनका जो होता है मोटर फिटनेस टेस्ट नहीं होता, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। क्या? हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। मैंने इसके भी विषय में आपको पढ़ाया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो टेस्ट होता है वह किसके लिए होता है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कितनी टेस्ट बैटरीज हैं, इन सब के विषय में बताया था, जाके देखोगे तो मिल जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे, मांसपेशियों में से एक प्रोटीन वर्णक जो हीमोग्लोबिन के समान होता है, मैंने आप लोगों को बताया था हीमोग्लोबिन के समान कौन सा होता है? मायोग्लोबिन होता है। मायो का मतलब ही मांसपेशी होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। तो मांसपेशियों का जो प्रोटीन है वही होगा, मैंने आपको बताया था।
एक ऊर्जा प्रणाली जो 5000 मीटर दौड़ के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? आप जानते ही हो कि जब दूर तक जाना होता है तो किसकी जरूरत पड़ती है? एरोबिक प्रणाली की। मैंने आपको बताया ही था इसको। 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था और आपको समझाया भी था। ट्रिक बनाया क्या था? मैंने ऐसे समझाया था कि कोई भी व्यक्ति होता है वह क्या कहता है? 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाओ। क्या कहता है? 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाओ। तो जब 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाओ तो जहां आउट हो वही आप लगा सकते हैं। क्या? कार्डियक आउटपुट होगा। चलो 69 नंबर, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हवा की मात्रा। रिस्पायरेटरी सिस्टम याद करो मेरे भाई, मैंने बताया था आपको 3 चीजें जब मैंने विटल कैपेसिटी पढ़ाई थी, जैव धारिता पढ़ाई थी, हाँ वीसी, इसके विषय में जब मैंने बताया था कि क्या होता है तो मैंने आपको बताया था एक ऐसे डायग्राम याद करो इस तरीके से। मैंने 4 यहां पे कुछ बताया था। इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यूम, एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम और प्लस क्या बताया था? रेजिडुअल वैल्यूम। तो रेजिडुअल जो वैल्यूम होता है वह क्या होता है? अवशिष्ट आयतन होता है, जो बचा हुआ मात्रा होता है, जो क्या होता है? बची हुई जो मात्रा होती है गैस की बाहर निकालने के बाद उसे ही हम कहते हैं रेजिडुअल। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों को बनाने वाले 3 P में से एक है? 3 P की बात करें, P तो प्रोटेक्शन, प्रिवेंट और प्रिजर्व, यह तीनों होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा मेरे भाई, तीनों होगा। चलो 71 नंबर क्या कह रहा है? जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिकी सिद्धांतों के अनुप्रयोग का वर्णन करने के लिए बायोमैकेनिक्स शब्द को कब अपनाया गया? यह भी मैंने बताया था। कब अपनाया गया था? तो 1970 के दशक की शुरुआत में ही क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। किस सन में? 1970 के शुरुआत में ही इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। उम्मीद यही है। इसका आंसर आप लोग देखिए आयोग ने क्या दिया है। आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है आप देख लें, क्या दिया है। ठीक, तो यही आंसर उन्होंने भी दिया है। क्या? इस शुरुआत में ही। ठीक, क्योंकि ये सबको याद रहा होगा। अब देखो यह भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट करने का, क्वेश्चन को बनाने का, फ्रेम करने का। क्योंकि देखो फिजिकल एजुकेशन में सीमित क्वेश्चन है, वह कुछ नहीं करेगा, बस इन्हीं के साथ खेलेगा। क्या खेलेगा? आपके इन्हीं के साथ खेलेगा। ठीक है ना? तो यही होगा। ठीक है ना? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या डी कहां है विनोद कुमार? 70 का डी, 70 का डी क्या होगा विनोद जी? हाँ तो मैंने किया। 71 का क्या है? 1970, तो वही मैं बताया ना। चलो वह क्षेत्र जहां बलों का अध्ययन फोकस में रहता है कहलाता है। वह क्षेत्र जहां बलों का अध्ययन फोकस में रहता है वह क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था आपको 2 चीजें बताई थी, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। जाके आप ध्यान से देखना, जाके आप कैंसियोलॉजी की वीडियो उठा लेना और कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। मैंने बताया था जहां पे काइने म आ जाए वहां पे ग, याद रखना यह भी ऐसे बना है, यह भी। तो जो काइनेमेटिक्स है यह गति से और काइनेटिक्स जो होता है यह बल से। तो याद रखिएगा यह बल से संबंधित है। ठीक, तो इसका आंसर यह होगा, मैंने आपको बता दिया। और यहां पे किसकी बात कर रहा है? बलों की बात कर रहा है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 73, किस प्रकार के लीवर में भार, बल और फलक्रम? यह भी कैंसियोलॉजी मैंने पढ़ाया था और कहा था पढ़ लेना। क्या कह रहा है? भार, बल और फलक्रम। भार क्या कर रहा है? भार जो है बल और फलक्रम के बीच। तो ये मान लिया मैंने बल हो गया, यह बल हो गया। और मैंने क्या किया? फलक्रम, ये मैंने एक्सिस लगा दिया और यहां पे मैंने क्या रख दिया? यहां पे मैंने भार रख दिया। तो कूड़ा गाड़ी याद रखो, कूड़ा गाड़ी सेकंड प्रकार लीवर, इसमें आपको टाइप सेकंड। ठीक, तो इसमें टाइप सेकंड होगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ की गति की सीमा को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है? टेंडन, मांसपेशी, फाइबर, स्नायुबंध। याद करो मैंने एक चीज बताई थी, बीबी क्या है? लापरवाह है। बोन और बोन को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और बीएम सर क्या है? बीएम सर टीचर है, मैंने यह भी बताया था। तो बोन, तो ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट में क्या होता है? 2 बोन जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइंट्स जहां भी है वहां पे क्या, यहां मसल नहीं,
यहां पे दो हड्डियां जुड़ी होती हैं जो एक्सिस का काम करती हैं। तो जब दो हड्डियां जुड़ी होती हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। और जब लिगामेंट है तो यही लिगामेंट का तंतु जितना तनेगा उतनी ही दूर जाएगा, उसके बाद में वह नहीं जाएगा। तो उसे कौन बांधता है? स्नायुबंध या लिगामेंट। ठीक, चलो न्यूटन के गति के दूसरे नियम को किस नाम से, यह भी एनसीईआरटी में भाई ऑप्शन सहित दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिणामी बल कहते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के तीनों नियम के विषय में बताया था। न्यूटन, अरे इसको भी देखे होते हैं बल तो भी लगा देते, क्योंकि यब बराबर मैंने क्या बताया था? यमे। और यब फादर बराबर माँ, याद करो मैंने क्या बताया था? फादर बराबर माँ मैंने बताया था। फोर्स बराबर क्या हो? द्रव्यमान इंटू त्वरण मैंने बताया था। और यह इसे ही क्या कहते हैं? संवेग का नियम कहते हैं। तो यही परिणामी बल होगा, यही इसका आंसर होगा। खेल प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? क्या कह रहा है? आइसोकाइनेटिक, याद रखो। भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें जो है मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा नफा लग रहा है कर लिया था, तो उसमें थोड़ा सा ये है, याद रखना जे पेरिन। क्या? जे पेरिन, याद रखो मैंने क्या बताया था? आइसोकाइनेटिक। आइसो मतलब समान, काइनेटिक मतलब गति। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी मशीन में डाल देते हो तो वह क्या दे देता है? पेर देता है। तो मशीन वाली सहायता यहां पे होगी और पेरिन से याद कर लेना, जे पेरिन। ठीक, चलो 77 नंबर। उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण के अनुकूल को कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन मैंने बताया था। क्या? एक्मेलेटाइजेशन कहा जाता है। सुपर कंपनसेशन क्या होता है? थर्मुलेशन क्या होता है? इसको भी मैंने बताया। और ये सब क्वेश्चन अगर आप यूपी टीजीटी का भी पूरा पेपर सॉल्व किए होते हैं ना, तो वहां पे भी है। 78 नंबर। फाडलैक प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें आप सब जानते हो गति की भिन्नता होती है, गति इसमें अलग अलग होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है, यह पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें गति निर्धारित नहीं होती है। तो मुख्य की बात पूछा है, अगर मुख्य न दिया होता तो आप यह भी कह सकते हो कि स्थान भी चेंज होता है, स्थान मतलब चेंज रहता है। गति चरणों की उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग प्राप्त करने की क्षमता को कहा जाता है अभिविन्यास क्षमता, अवकूलन क्षमता, युग्मन क्षमता। तो यह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह डिफरेंस की बात करता है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है कि उच्च जो है फाइन प्राप्त करना क्या होता है, डिफरेंस की बात करता है। तो वहां पे आ जाएगा। चलो 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस विधि में स्ट्रेचिंग लयबद्ध तरीके से की जाती है? तो मैंने आपको बताया था, पीएनएफ की बात करें, पोस्ट आइसोमेट्रिक की बात करता है यह। तो ये जो है इसको मैंने बताया था, जो उच्च खिलाड़ी होते हैं वह करते हैं। जब लयबद्ध तरीके की बात आती है तो मैंने बताया था बेलास्टिक मेथड होता है, इसे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है, ये बेलास्टिक मेथड होता है, याद रखना। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हैं बाकी जो मैंने आपको बताया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस के हैं, तो क्योरी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस 55 है, क्या चांस है? ईडब्ल्यूएस 55 है, हो जाने के चांस है, होने के चांस है। ईडब्ल्यूएस अगर महिला है और 55 है, बिहार से आप संबंध रखती हैं, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ा डमाडोल है। जर्नल वालों की सबसे ज्यादा वहां समस्या है, क्योंकि यूपी वाले भी जाएंगे, तो बस इसी वजह से, बाकी और कोई नहीं, यूपी ही नहीं अदर स्टेट के भी बच्चे जाएंगे, बस इसी वजह से। बाकी पेपर जो था, पेपर हम ये कह सकते हैं मॉडरेट था, पेपर टफ नहीं था, लेकिन पेपर मॉडरेट था। पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर करना ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोर जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसका जो एक ऑप्शन था ना, क्या बहुत कि इनमें से अधिक ने ऐसा कंफ्यूज किया है, अच्छों को कंफ्यूज कर दिया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो आप परेशान ना हो, मैंने सारी चीजें बता दी, इसीलिए पेपर एनालिसिस कर दिया मैंने, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया कि किन पर क्वेरीज पढ़ेंगी। तो एक क्वेश्चन वही दिखा है, और उस पर भी क्वेश्चन पे पड़ेगा नहीं, वो हटेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर जो कोई नहीं किया है वह भी सही है, जो यह किया है कि इनमें से नहीं है वह भी सही है, तो उस पर यही होगा। बाकी अब मैं आप लोगों से बता दूं, अगला एग्जाम आप लोगों का यूपी टीजीटी का है, ईएमआरएस का है, उत्तराखंड एलटी का है। तो इसके अलावा जो लोग उत्तराखंड एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके पास अब भी मौका है भाई, अब भी जग जाओ यूपी टीजीटी के लिए।
ये मत कहो कि एग्जाम डेट कब आएगी कब आएगी, ऐसे एग्जाम डेट आएगी और झटके देके चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो अब की बार अवार न जाए, अब की बार खाली न जाए वार, तो अब की बार खाली न जाए वार आप लोगों का। इस वजह से मैं यही कहूंगा कि अब की बार यूपी टीजीटी में आप अपना सिलेक्शन ले लें, वहां नहीं तो कहीं न कहीं। तो इस वजह से आप लोग ईमानदारी के साथ तैयारी करना, तो थोड़ा सा आप अपने आप को मॉडरेट करते जाएं, कुछ नहीं करना है, तैयारी बढ़िया है सबकी, सिर्फ क्वेश्चन समझने का और क्वेश्चन को पूछने का तरीका है आपको थोड़ा सा अपना बदलना होगा कि क्वेश्चन जो है पूछ कैसे रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए इसी के साथ उन सभी को जिन लोगों का सिलेक्शन मान लीजिए हो जाएगा, तो या जिन लोगों का जिनका भी जो भी नंबर है वह 9628959237 पे संपर्क करके आप इस पे दे सकते हैं, इस पे मैसेज छोड़ के आप अपना नंबर यहां पे डाल सकते हैं। सिलेक्शन के बाद भी आप बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा यूट्यूब से सिलेक्शन हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरा पढ़ाया किसी के काम तो आया। मेरा वो मतलब नहीं है कि नहीं नहीं मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे बस इतना संतोष चाहिए कि हुआ ना, वो तुम कहीं ले जाके कह दो कि मेरा फलानवा सर ने पढ़ाया, क्योंकि सिलेक्शन के बाद तो बहुत लोग आ जाते हैं कहने कि मैंने पूरा पढ़ाया था, तो मेरा वो काम नहीं है, वो किसी चीज के लिए मैं कहूंगा भी नहीं। बाकी जो लोग हैं अगर आप चाहते हैं तर्कस बैच से जुड़ना, अब भी मैं बता दूं जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड या और किसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड एलटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं या यूपी टीजीटी के तर्कस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वह 9628959237 पे संपर्क करके इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कल मैं देखूंगा आपके हरियाणा टेट के भी विषय में, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि पेपर कैसे मॉडरेट किया है, लेकिन उसमें विस्तृत एनालिसिस करेंगे क्योंकि यही सब पेपर आपका एमआरएस में आपको काम देगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।